हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। आप लोग जान रहे हैं, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी पहले लेसन के बारे में हम लोग का चर्चा चल रहा है। और जिसमें आज के लेक्चर में हम जो है आज आपको बताएंगे, जो हमारी पहली टॉपिक होगी यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान एवं आवेश की तुलना। पहली हेडिंग आप लगाएंगे द्रव्यमान एवं आवेश की तुलना। तो यहां पर नोट कर लेते हैं, एक तरफ आप नोट कर लीजिए द्रव्यमान और दूसरी तरफ आप लिख लीजिए आवेश। द्रव्यमान और आवेश, इन दोनों की यहाँ पर हमें तुलना करनी है। देखिए, द्रव्यमान जो होता है पदार्थ में आया हुआ एक गुण है, जो आवेश जिसका नाम दिया गया है। और जो द्रव्यमान है, इसमें जो बल लगता है केवल आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? द्रव्यमान में केवल आकर्षण बल लगता है। द्रव्यमान में केवल क्या होता है? केवल आकर्षण का गुण पाया, इसमें आकर्षण बल लगता है। आवेश में जो हमारा लगता है वो वैद्युत बल लगता है। कौन सा बल? वैद्युत बल। और वैद्युत बल में आपको मैं बताया हूं कि इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण बल भी लगेगा और हमारा प्रतिकर्षण बल भी लगेगा। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, यह बोला गया। द्रव्यमान में केवल आकर्षण बल लगता है, केवल आकर्षण गुण पाया जाता है। इसमें जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों बल काम करते हैं आवेश में। वह आवेश के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा। दूसरी पॉइंट यहाँ से जानते हैं, ये हमारी पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट यहाँ से हम जानते हैं, जो द्रव्यमान होता है हमारा, यह सभी जगह कांस्टेंट होता है, नियत होता है। इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर होता है। द्रव्यमान नियत होता है। द्रव्यमान नियत होता है। आवेश जो हमारा होता है यह नियत नहीं होता है। आवेश नियत नहीं होता है, यानी इसका मान बदलता रहता है। आवेश का मान क्या होता है? इसका मान बदलता है। अगली तुलना करते हैं, तीसरी जो है द्रव्यमान में आप जानेंगे आकर्षण है, और इसमें जो आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों बल करता है। द्रव्यमान हमारा जो है यह नियत होता है और आवेश नियत नहीं होता है। द्रव्यमान ऑलवेज पॉजिटिव होता है। द्रव्यमान केवल क्या होता है? धनात्मक होता है। द्रव्यमान जो है यह द्रव्यमान केवल क्या होता है? पॉजिटिव होता है, केवल धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। आवेश जो है पॉजिटिव होता है, निगेटिव भी होता है। आवेश जो हमारा है, आवेश धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य भी होता है। शून्य भी होता है। क्या कहा गया? कहा गया द्रव्यमान केवल जो है पॉजिटिव होता है। द्रव्यमान क्या होता है? केवल धनात्मक होता है। और आवेश जो हमारा है यह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, शून्य भी। यानी जब कुछ आवेश नहीं, उदासीन है बस, तो क्या है? आवेश शून्य है।
तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, चौथी तुलना हम कर लेते हैं कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है, आवेश के बिना द्रव्यमान जो हमारा है वह क्या है, हो सकता है, आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है। लेकिन आवेश जो हमारा है, द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता है। आवेश के बिना हमारा द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता, आवेश नहीं हो सकता है। क्या कहा गया? कहा गया कि आवेश के बिना द्रव्यमान तो हो सकता है, यानी कोई वस्तु है, कोई वस्तु हमारी है, उसका कुछ द्रव्यमान होगा ही, उस पर आवेश हो या ना हो, उदासीन भी हो सकती है। वस्तु क्या है? उदासीन। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 किलोग्राम की कोई वस्तु है, द्रव्यमान इसका क्या 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम की वस्तु है, तो यह उदासीन भी हो सकती है, यानी इस पर आवेश शून्य भी हो सकता है, आवेश कुछ है ही नहीं। यानी आवेश के बिना द्रव्यमान क्या, द्रव्यमान है हमारा, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है, आपको बताया गया है कि आवेश किसी वस्तु पर आता है। जब वस्तु ही नहीं, द्रव्यमान ही नहीं, तो आवेश आएगा कहाँ से? यानी विदाउट द्रव्यमान, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आपने द्रव्यमान एवं आवेश में तुलना कर लिया। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो इसे आप नोट कर लिए होंगे। अब इसे हम करते हैं इरेज, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कूलाम के नियम पर चर्चा करेंगे। आपको मैंने 11वीं क्लास में बताया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो बताया गया वहाँ पर, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है कूलाम्स लॉ है, कूलाम का नियम है। तो टॉपिक मेरी क्या है? कूलाम का नियम, जिसका इंग्लिश नाम है कूलाम्स लॉ। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो 11वीं क्लास में हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था? तो वहाँ पर 2 पिंड लिए गए थे, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच। मान लिया गया था एक पिंड का द्रव्यमान जो हमारा मास है वह m1 है, दूसरे का क्या है m2 है। इनके बीच की डिस्टेंस वहाँ पर सपोज कर ली गई थी स्मॉल r है। यह बताया गया था कि ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के बीच स्थित, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के मध्य, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के मध्य लगने वाला जो हमारा आकर्षण बल होता है, लगने वाला आकर्षण बल, वह इन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बताया गया। यह प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बताया गया था। इनके बीच जो डिस्टेंस है स्मॉल r यहाँ पर ली गई है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बताया गया था। इन दोनों इक्वेशन को जो हम मिलाते हैं, मान लीजिए 2 इक्वेशन हमारा है समीकरण 1 और 2 से, तो हमें वहाँ पर क्या मिला? समीकरण 1 और 2 से हमें मिल गया था f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r²। अब प्रोपोर्शनल हटाए थे, और भिन्न भिन्न स्थान पर, अलग अलग स्थान पर आप प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो अलग अलग कांस्टेंट सपोज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वहाँ क्या माने थे? कैपिटल G लिए थे, m1 m2 अपान r²। यह पॉइंट आपको बताई गई थी क्लास 11th में। ब्रह्मांड में स्थित कहीं भी हमारे 2 पिंड स्थित हो, इनके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, एवं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम आपको 11th में बताया गया। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं आवेश की यहाँ बात की जाएगी। यहाँ 2 स्थिर बिंदु आवेश की बात की जाएगी। यहाँ हमारा जो है 2 स्थिर बिंदु आवेश की बात की जाएगी। मान लीजिए हमारा यदि 2 स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ सपोज कर लेना है, यदि
दो स्थिर बिंदु आवेश, एक को स्मॉल q1 मान रहे हैं, दूसरे को स्मॉल q2, q1 व q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हों, तब उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल यानी यहाँ आकर्षण बल की बात की जाती है, और यहाँ पर जो हमारा है वह वैद्युत बल लगता है। आवेश के बीच अभी बताया गया आपको कौन सा बल लगता है, वैद्युत बल। तब उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, देखिए दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज हमारा यह है Q1, यह Q1 माना गया है, और एक स्थिर बिंदु आवेश यहाँ मान ले रहे हैं Q2। पहला क्या माना गया Q1, दूसरा हमारा Q2। इनके बीच की दूरी क्या कही जा रही है, स्मॉल r। इनके बीच की दूरी जो है वह क्या है, स्मॉल r है। तो ठीक उसी प्रकार वहाँ ब्रह्मांड में दो पिंड थे जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 मान लिए गए थे। यहाँ पर क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश जो हमारा होगा बिल्कुल स्थिर होगा, और छोटा यानी बहुत ही पॉइंट चार्ज होगा। आवेश कैसा होगा, बिल्कुल बिंदुवत होगा। तो दो स्थिर बिंदु आवेश बात की जाए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल में आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल आता है। तो आवेश के ऊपर निर्भर करेगा कि वहाँ आकर्षण बल काम कर रहा है, प्रतिकर्षण बल, यानी सिमिलर चार्ज हैं, प्लस प्लस आवेश हैं, तो वहाँ पर हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा। माइनस माइनस है तभी हमारा क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। और एक प्लस है और एक माइनस है तो हमारा आकर्षण बल लगेगा। यानी भिन्न भिन्न आवेश है तो हमारा आकर्षण बल काम करेगा, और समान प्रकार के आवेश है तो हमारा कौन सा बल काम करता है, आप जानते हैं प्रतिकर्षण बल काम करता है। तो उसकी कार्ड आप लिखेंगे यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे वहाँ m1 m2 द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है, यहाँ जो हमारा वैद्युत बल वह आवेशों के गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती है। समीकरण नंबर हमारा हो गया 2। देखिए आप साथ में नोट करते जाएंगे, कापी पेन साथ में लिख बैठिए, जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट उसको जो है नोट करते जाइए। जो मैं यहाँ इसका नियम बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनकर लिख लेंगे। तो यहाँ क्या कहा गया इसको हम कर देते हैं इरेज, इधर का पॉइंट, ये आप क्लियर है, पीछे की बात है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ बता दिया। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल यानी कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। अब हम यहाँ से समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हमें क्या दिखाई दे रहा है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, दोनों समीकरणों को कंबाइन कर देंगे। अब प्रोपोर्शनल हटाने आपको बताया गया, वहाँ पर हमने कैपिटल G लिया, और भिन्न भिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह यानी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए अलग अलग नियतांक, अलग अलग कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल k लेंगे, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यह मिल गया हमें। F इज इक्वल टू यहाँ पर मिल गया हमें K, F इज इक्वल क्या मिल गया हमें, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यह बात हो गई। आगे देखिए K हमारा क्या है, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K क्या है, K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है, इसके बारे में आप जान लिए। तो यह K का मान जो हमारा है यह किस पर निर्भर करेगा, K का मान जो हमारा है वह किन किन बिंदुओं पर निर्भर करेगा, इसको नोट कर लेते हैं। K का मान निर्भर करता है
पहली जो पॉइंट इसमें है, के का मान जो है वह आवेशों, जो हमारा आवेश है, जो आवेश Q1 Q2 हैं, इनके माध्यम पर निर्भर करता है। यानी के का मान आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट जो है, यह के का मान जो है आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है और आवेश के बीच लगने वाले बल, जो इनके बीच हमारा बल लग रहा है, आवेश के दूरी, जो आवेशों के बीच की डिस्टेंस है, इस पर और इनकी जो जितने भी क्वांटिटी यहाँ पर दी गई, जो आवेश दिया है, दूरी दी गई है, बल दिया गया, इनके मात्रकों पर निर्भर करता है। तो सिंपल में लिख लेते हैं कि आवेशों के बीच की जो हमारी दूरी है, इसको कम ज़्यादा करेंगे तभी हमारा के का मान प्रभावित होगा। यानी के का मान, आप लिख रही हैं के का मान आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच दूरी पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि आवेश कामा दूरी, के का मान जो है आवेश कामा दूरी एवं बल पर निर्भर करता है, बल के इन सब के मात्रक पर। ठीक है, देखिए आप क्या बताया गया, जो के हमारा एक नियतांक है, के हमारा क्या एक नियतांक है, इसका मान जो है के का मान निर्भर करता है आवेशों के माध्यम पर। ये जो आवेशों के बीच कैसा माध्यम है उस पर निर्भर करेगा, किस माध्यम में आवेश हमारे रखे गए हैं, वायु में है, किसी माध्यम में है, निर्वात में है। निर्वात को जनरली वायु मान लेते हैं यहाँ पर। आवेश के बीच की दूरी कितनी है उस पर निर्भर करेगा, आवेश कामा दूरी एवं बल के मात्रक पर निर्भर करता है। आगे देख लेते हैं जो हमारा के है, या के की वैल्यू जो होती है यहाँ, यह देखिए के की वैल्यू जो हमारी है, के के स्थान पे हम 1/4πε0 रखेंगे और इसकी वैल्यू 19 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। तो यानी इस वैल्यू के यदि हम यहाँ पुट कर दें इस 1/4πε0 को, तो हमें समीकरण 3 के बाद यहाँ क्या मिल जाएगा रिजल्ट, तो F = मिलेगा हमें यहाँ पर के स्थान पर 1/4πε0, इसके बाद Q1 Q2/r², यह मिल गया हमें। अच्छा एक बात और ध्यान देते हैं यहाँ पर, यह समीकरण नंबर 4 हो गया। यह जो मात्रक हमें मिल रहा है, जो यह न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यह जो मात्रक मिला है, इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहाँ से कैसे हम निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। यह 1/4πε0 की वैल्यू है, ε0 यह है, ε0 का या ε0, अभी इस पर भी चर्चा कर दे रहे हैं। तो 1/4πε0 को यहीं रहने दीजिए, बाकी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ये एफ हमारा है, यह r², यहाँ डिवाइड की फॉर्म इधर आएगा तो मल्टीप्लाई की फॉर्म हो जाएगा। तो यह r² अपान Q1 Q2 जो हमारे यहाँ दिया है वह मल्टीप्लाई के रूप में दिया है, तो इधर आएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो Q1 Q2 यह मिल गया। अब आप जानते हैं यह किसको दर्शा रहा है, बल को, तो बल का मात्रक हमारा न्यूटन होता है। r किसको दर्शा रहा है, बीच की दूरी को दर्शा रहा है, तो इसका मात्रक होता है मीटर, r² है तो मीटर स्क्वायर हो गया। आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम बताया गया, और कूलाम दो आवेश है तो कूलाम मल्टीप्लाई कूलाम यानी कूलाम स्क्वायर। तो यह क्या मिल गया हमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर मिल गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ε0 है, इसको क्या बताया गया, यह हमारा क्या एप्सिलॉन पढ़ेंगे इसे, और 0 पढ़िए या 0 पढ़िए। यह क्या है, तो यह निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता
निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका इंग्लिश नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यह इसका इंग्लिश नाम है। तो आपने यहाँ जान लिया, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एप्सिलॉन नॉट के बारे में। एप्सिलॉन नॉट कहिए या जीरो कहिए, यह निर्वात की वैद्युतशीलता जिसका इंग्लिश नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यह इसका इंग्लिश नाम है। तो कूलाम का नियम आपने जान लिया। अब इसके बाद पहले आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इससे पहले आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे नोट कर लिए होंगे। और हम आगे देखते हैं जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है, जो निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, यानी कि आंकिक मान इसका क्या होता है। इसकी आंकिक मान पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की वैद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, सब बातें आपको स्पष्ट होती जाएगी, श्रेणी दर श्रेणी, पॉइंट टू पॉइंट आप केवल समझते जाइए। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का हमें आंकिक मान देखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या न्यूमेरिकल वैल्यू मिला हमें, तो आप इससे पहले नोट कर लीजिए जो मिला हमें। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यह दिया है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर आपको एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट को यहीं रहने दीजिए, यह एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ भेज दीजिए और यह जो पॉइंट हमारी है इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो 1/4 ज्यों का त्यों है, 1/4 ज्यों का त्यों, और यह जो हमारा है यह इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई फॉर्म में जाएगा। तो मल्टीप्लाई 9 × 10⁻9, यह मिल गया, देखते रहिए बिल्कुल। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा, तो 1/4 पाई की वैल्यू बताया गया है 3.14 होता है, 3.14 मल्टीप्लाई 9 है, नोट कर लीजिए, मल्टीप्लाई 10⁻9 लिख लिए। अब देखिए जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, आप सिंप्लीफाई करके इसे चेक कर लेंगे, यही रिजल्ट मिलेगा आपको 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻−12, यह रिजल्ट मिलेगा। इसको आप स्वयं कर लेंगे सिंप्लीफाई। और यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट आप जान रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बताया गया और प्रति क्या बताया गया, कूलाम स्क्वायर। तो इसका ठीक उल्टा है, इसका रिवर्स कर देंगे, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इसे क्या कर लेंगे, रिवर्स। तो इसकी यूनिट जो मिलेगी हमें कूलाम स्क्वायर, कूलाम को C शो करते हैं, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह आपको मिल गया यहाँ पर 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻−12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप बताइए, ये सब आपका न्यूमेरिकल में काम करेगा। सब जो नियतांक का मान बताया जा रहा है आपको, यह न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, ये आप नोट करते जाइए, ध्यान रखते जाइए सब। आगे देखिए इसका हम बीमी सूत्र देख लेते हैं। जो हमारा निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी। एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र, बीमी सूत्र इसका देखते हैं। तो यहाँ से फार्मूला आपको मालूम है कि एफ इज इक्वल आपको क्या बताया गया, एफ इज इक्वल टू आपको भी बताया गया कूलाम के नियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद मल्टीप्लाई में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यह पॉइंट आपको बताई गई। तो यहाँ से हमें एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालनी है, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया, यहाँ क्या मिल गया हमें 1/4 पाई
इंटू एफ, इधर Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। देखिए किसकी बीमा निकालनी है हमें, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा देखनी है हमें। तो देखिए 1/4 पाई, यह तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आंकिक मान है, और आंकिक मान की आपको बताया गया 11th क्लास में आंकिक मान की कोई बीमा नहीं होती है, तो यानी इसको आप छोड़ दीजिए सीधा ये इस टॉपिक पर। तो यहाँ से आप क्या मिल जाएगा, Q1 Q2 है यानी आवेश है, आवेश की बीमा आपको बताई गई है 80 होती है। आवेश बीमा क्या होती है, 80 होती है, क्योंकि आप जानते हैं Q इक्वल क्या होता है, I × T फार्मूला यह है। धारा है, धारा की बीमा A होती है, T है समय, समय की बीमा 80 होती है। तो आवेश बीमा आपको बताई गई 80 होती है, और दो आवेश है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो यानी A2 T2 मिल जाएगा, यह मिल गया। नीचे हमारा F है, F यानी बल है, बल की बीमा क्या होती है, तो बल की बीमा आपको बताई गई है EMLT-2 होती है। डायमेंशन का चैप्टर आप 11th क्लास में पढ़े हैं, तो EMLT-2, और यहाँ पर R है इसके बीच की दूरी, यानी जो अभी नियम पढ़े हमने, अभी हमने नियम पढ़ा कूलम का, तो इसके बीच क्या है, दूरी है। तो दूरी की बीमा आप जानते हैं L होती है स्क्वायर, इसलिए EL2। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ A2 है, T2 है। कभी भी बीमा को आप स्क्वायर इस फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, पावर -2 इस सब रूप में नहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे पावर के रूप में पढ़ेंगे, 2 3 -2 -4 जो भी हमारा है। तो यह देखिए हमारा EM और EL 3 हो जाएगा, T-2, इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से होल सिंप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा EM-1, और यहाँ से आगे क्या मिलेगा EL-3, T4 मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा। यह हमारा एप्सिलॉन नॉट की बीमा मिल गई, एप्सिलॉन नॉट क्या मिल गई, बीमा मिल गई, ये आप नोट कर लेंगे। आगे देखिए इसके अकॉर्डिंग हम इसका यूनिट भी बता सकते हैं। MKS सिस्टम में, MKS सिस्टम इसकी यूनिट क्या मिल जाएगी, यूनिट यानी मात्रक, MKS में से क्या मिल जाएगा हमें, देखिए M किसकी बीमा होती है, तो आप जानते हैं M जो है द्रव्यमान की बीमा होती है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, इनवर्स लगा दिए, -1 पावर इनवर्स यानी किलोग्राम इनवर्स। L किसकी बीमा है, दूरी की, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, -3 कर दिए MKS में। और T समय की बीमा यानी समय का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड पावर 4। A जो है धारा की बीमा है, विद्युत धारा की यानी एम्पीयर, यह पॉइंट, ये आपको मात्रक मिल गया। ये MKS सिस्टम में भी हमारा यह यूनिट हो गई, यानी कि मात्रक मिल गया हमें। तो होल पॉइंट आप जो पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। इसे आप पहले नोट कर लीजिए। हाँ, तो इसे आप नोट कर लिए होंगे, और हम आगे देखते हैं। जो हमारे आवेश हैं, विशेष पॉइंट में से हम लिख लेते हैं। जब दोनों आवेश जो है वह निर्वात में स्थित हो, जब दोनों आवेश कहाँ रखे हों, निर्वात में हो। निर्वात को आप वायु भी यहाँ मान सकते हैं, वायु को भी हम निर्वात मान लेते हैं। वैसे एग्जैक्टली देखा है, निर्वात का मतलब जहाँ कोई माध्यम ना हो, माध्यम विहीन प्लेस यानी वायु भी ना हो। यहाँ पर वायु को भी हम निर्वात मान लेते हैं जब दोनों आवेश क्या हो, निर्वात में हो। इन दोनों आवेश, दो आवेश हमारे हैं वो किस में हो, निर्वात में हो। तब के लिए जो बल हमें मिल रहा है वह F इज इक्वल टू बताया गया, F इज इक्वल क्या नोट किए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यह मिला। और जब वही माध्यम की बात की जाए, माध्यम के लिए यानी जब दोनों आवेश क्या हो, माध्यम में हो, जब दोनों आवेश किसी माध्यम में हो, तब क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ बढ़ा दिया जाएगा। F इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कैपिटल K बढ़ा देंगे, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यह मिल जाएगा। अब यहाँ आपको जानना पड़ेगा कैपिटल K क्या है, तो कैपिटल K आप यहाँ जान लीजिए,
कैपिटल के हमारा जो है यह परावैद्युतांक होता है। यह क्या होता है? यह परावैद्युतांक होता है। यह एक नियतांक है, इसे हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। यानी परावैद्युतांक क्या था इसको भी हमें जानना पड़ेगा। तो k इज इक्वल टू, आप जान लीजिए k इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। यानी एप्सिलॉन हमारा क्या है? परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता और इसके बारे में आपको बताया ही गया। जो एप्सिलॉन नॉट है यही वैद्युतशीलता है, कहाँ की है? तो आप जानते हैं निर्वात की। अभी आपको नोट कराया गया है, यह निर्वात की वैद्युतशीलता है। कहाँ की शीलता है? यह निर्वात की वैद्युतशीलता है। ध्यान दीजिए, यह जो हमारा मिल गया इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? यानी कहने का मतलब है परावैद्युतांक हमारा क्या होता है, इसको आपसे पूछा जाए परावैद्युतांक क्या होता है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? यानी किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को जो इसका रेशियो है वही क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। एप्सिलॉन हमारा परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। और यह भी कह सकते हैं कि जो हमारा परावैद्युतांक है यह वैद्युत बल के मान को कम करता है। जो वैद्युत बल यानी जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है आवेशों के मध्य, उसके मान को यह कम करता है। तो परावैद्युतांक क्या है? जो वैद्युत बल के मान को कम करता है। दूसरे में आपने कर दिया इसको कि परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे? परावैद्युतांक बोलेंगे। इसे हम k से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान जो है अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। परावैद्युतांक का मान जो है अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। नोट कर लीजिए बगल में, परावैद्युतांक का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान जो होता है, किसके लिए? निर्वात यानी कि वायु भी आप कह सकते हैं। निर्वात के लिए इसका जो मान होता है वह क्या होता है? तो परावैद्युतांक को आप कैपिटल के दर्शा रहे हैं। ये कैपिटल की हमारा क्या है? परावैद्युतांक, इसकी वैल्यू 1 होती है। किसके लिए? निर्वात के लिए। निर्वात के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। और धातुओं के लिए ऑल मेटल यानी सभी धातुओं के लिए, सभी धातुओं के लिए जो इसका मान होता है वह देख लेते हैं क्या होता है। तो सभी धातुओं के लिए इसका मान जो है इनफाइनाइट होता है। सभी धातुओं के लिए इसका मान क्या होता है? इनफाइनाइट यानी अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तीसरी केस आप देख लीजिए यहाँ पर। निर्वात के लिए आप देख लिए, सभी धातुओं के लिए देख लिए, यानी इसके अलावा निर्वात हो गया, धातु हो गई, और इसके अलावा और जो भी हमारे माध्यम रहेंगे, अन्य माध्यम, अन्य सभी जो माध्यम रहेंगे, अन्य सभी माध्यम के लिए परावैद्युतांक का मान वह 1 से अधिक होगा। 1 से क्या होगा? अधिक होगा। यह बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। और आपने जान लिया यहाँ पर निर्वात के लिए जो हमारा है वह बल इतना है, और माध्यम में जो हमारा आवेश रखा गया है तब के लिए जो बल लगेगा k जो है इसमें शामिल कर देंगे। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ k हमारा परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक क्या करता है? तो आपको बताया गया कि यह वैद्युत बल आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल लग रहा है उसके मान को यह कम कर देता है, यानी मान को कम करता है, बल के मान को। और इसको डिफाइन दूसरे में कर दिया हमने, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? तो कहा गया परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता,
और एप्सिलॉन नॉट क्या हमारा है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता, जो कि आप पहले बताया गया, दोनों के अनुपात को, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। और परावैद्युतांक का मान जो है अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। आप इस बेसिक पॉइंट को सब ध्यान रखेंगे। K का मान निर्वात के लिए जो होता है वह 1 होता है, और सभी मेटल जो हमारे सभी धातुएं जो है उनके लिए इनफाइनाइट होता है, और अन्य सभी माध्यम के लिए K का मान जो है 1 से अधिक होता है। तो यह बात आपको उम्मीद है पूर्ण रूप से क्लियर हो गई होगी। तो आज के लेक्चर हमने क्या सीखा, हमने कूलाम के नियम के बारे में जाना, कूलाम का नियम क्या है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, और द्रव्यमान एवं आवेश में हमने तुलना किया। तो आज क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। पॉइंट को आप नोट कर लीजिए।